रंग गोरा करने वाली क्रीमों के इस्तेमाल के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? इसमें यह है कि जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं उनमें बहुत ज़्यादा हाई बेस्ड मर्करी और स्टेरॉयड का इस्तेमाल होता है, जो इमीडिएटली आपको उसका इफेक्ट नज़र आ रहा होता है कि उससे ये चीज़ बेहतर हो गई है, लेकिन ये कि उसके साइड इफेक्ट में ये चीज़ होती है कि वो सेल परमानेंटली डैमेज हो जाता है। आपकी रंगत का बेहतर होना या इन चीज़ों का जो सारा ताल्लुक है वो आपके हेल्थ से रिलेटेड है। प्रोडक्ट्स का इसमें सिर्फ मेंटेनेंस के अंदर रोल आ सकता है, लेकिन उसकी जो है वो इन्हांसमेंट। ऐसा कोई तरीका अब तक है कि जिससे चेहरे पर जो बुढ़ापे के जो असरात हैं उनको रोका जा सकता है? उसके लिए हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी बॉडी जो है वो पूरा ब्लड रश कर रही है तो हर मॉइस्चराइज़र अगर आप खाली अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं और सनस्क्रीन, तो आपकी जो एज है वो अगर मतलब तकरीबन 3 to 4 ईयर्स रिवर्स बैक हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि रंग गोरा करने वाली क्रीमों के इस्तेमाल के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। मुख्तलिफ़ कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, तो क्या इनका स्किन के लिए इनका इस्तेमाल करना चाहिए और किस हद तक इनका इस्तेमाल करना चाहिए? स्किन को खूबसूरत रखने, जवान नज़र आने के लिए कौन कौन से कुदरती तरीके हैं जो अपनाने चाहिए? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर महानूर रियाज साहिबा। रंग गोरा हो, पाकिस्तान में इसका रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा है और गोरे रंग को खूबसूरती के साथ भी जोड़ा जाता है। तो ये सारी जहन साजी जो है वो कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स ने की है। उन्होंने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर इश्तिहारात चलाए हैं और पहले लोगों को कि अगर आपका रंग सांवला है तो इसका मतलब है कि आप में एक कमी है, और अगर आप इस कमी को पूरा करना चाहते हैं तो आप हमारी प्रोडक्ट ख़रीदें, इससे आपका रंग जो है वो गोरा हो जाएगा। तो ये जो रंग गोरा करने के लिए जो हम कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स की मुख्तलिफ प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या नुकसानात भी होते हैं? सबसे पहले तो शम्स इसमें ये चीज़ है कि देखिए, रंग गोरा करने का एक हमारी जो इसमें कॉन्सेप्ट है सोसाइटी में, उसकी रीज़न ये है कि बेसिकली हमें जो है, हमें पहले ब्रिटिश लोग जो हैं वो रूल करते थे, तो हमें ये चीज़ लगती थी कि जो गोरे रंग वाले लोग हैं वो हमसे सुपीरियर हैं। तो ये चीज़ आप देखें कि नॉर्मली जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट मयार होता है खूबसूरती का, हुस्न का। उसमें अब आप देखें जो गोरे हैं वो टैनिंग को जो है वो पसंद करते हैं, और हमारे लोग इस चीज़ को इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं कि रीज़न ये है कि हम उनसे रूल्ड हुए हैं। तो हमें लगता है सुपीरियॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली फेयर कम्प्लेक्शन या जो अच्छा रंगत है वो उससे होता है। लेकिन ये कि इसका जो है वो कोई ताल्लुक प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा लिंक्ड नहीं होता, इसका आपकी जीन से, जेनेटिक्स से। जिस तरह हर नेशन जो है उसके अंदर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन है उनकी बॉडी बिल्ड डिफरेंट है, अफ्रीकन है उनकी बॉडी बिल्ड डिफरेंट है, एशियंस है उनकी बॉडी बिल्ड डिफरेंट है। तो ये जेनेटिक्स पैटर्न है बेसिकली। इसको हम ऐसा नहीं हो सकता कि कोई क्रीम लगाएं या कोई जो प्रोडक्ट लगाएं तो उससे हमारी जीन्स नहीं तब्दील हो सकती। हाँ, कंप्लेक्शन का बेहतर होना या ग्लो करना स्किन का, या स्किन की जो है वो टेक्सचर का अच्छा होना, या स्किन के जो है वो क्या कहते हैं आपकी रंगत का बेहतर होना, या इन चीज़ों का जो सारा ताल्लुक है वो आपके हेल्थ से रिलेटेड है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, फिज़िकल हेल्थ अच्छी है, आपकी सेहत अच्छी है, तो वो डेफिनेटली आपके स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। तो प्रोडक्ट्स का इसमें सिर्फ मेंटेनेंस के अंदर रोल आ सकता है, लेकिन उसकी जो है वो इन्हांसमेंट के अंदर इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम मार्केट्स का विज़िट करते हैं, मार्केट्स में जाएं तो खुसूसन जो कॉस्मेटिक्स के स्टोर्स होते हैं उनके बाहर एक ऐड लगा होता है, इश्तिहार प्रिंट फॉर्म में होता है कि वो होता है कि अगर आप रंग गोरा करना चाहते हैं, रंग गोरा करने का शर्तिया इलाज जो है, आप इतने दिनों में रंग गोरा करने वाली क्रीम है, आप ये क्रीम इस्तेमाल करें, रंग गोरा हो जाएगा। तो क्या ये इतने चंद हफ्तों में रंग गोरा हो जाएगा? और ये जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं, इनके नुकसानात क्या क्या हैं? देखिए, इसमें यह है कि जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं उनमें बहुत ज़्यादा हाई बेस्ड मर्करी और स्टेरॉयड का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब जो स्टेरॉयड है उसका काम यह है कि वो आपकी स्किन के जो सेल्स हैं उनकी एक्टिवेशन एक्सट्रीमली ज़्यादा कर देता है। अब जब वो ज़्यादा होने से ये होता है कि मेलानिन तो रिड्यूस हो जाता है फॉर सम टाइम, लेकिन ये कि वो बहुत सारे और फंक्शंस को भी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है। जो इमीडिएटली आपको उसका इफेक्ट नज़र आ रहा होता है कि उससे ये चीज़ बेहतर हो गई है, लेकिन ये कि उसके साइड इफेक्ट में ये चीज़ होती है कि वो सेल परमानेंटली डैमेज हो जाता है, क्योंकि उसकी अपनी कैपेसिटी टू रीजनरेट या रिवाइव या डिटॉक्सिफाई जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो उससे आपकी अपनी स्किन के सेल्स डैमेज हो जाते हैं और इंस्टेंट आपको थोड़े से इफेक्ट्स मिलते हैं। फिर क्या होता है
कि जब आप वो लगाना छोड़ते हैं तो आपकी जिल्द के ऊपर मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम्स होना शुरू होते हैं, जैसे कि आपके फेस पे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, औरतों के फ्रैकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, छाइयाँ, पिगमेंटेशन स्पेसिफिक बटरफ्लाई पैटर्न के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा आपकी स्किन जो है वो थिन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही आप हीट में जाएंगे, स्टोव के आगे जा रहे हैं, सन के आगे जा रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें ज़रा सी भी हीट आ रही है, तो आपका जल्द बिल्कुल जो है वो ऐसा लगेगा जैसे जल रही है, बर्न हो रही है, और आपको फील होगा कि जैसे जो है वो रेड हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, अब जब इस तरह की कंडीशन आती है तो स्किन, क्योंकि देखो डेली अब हमारी ख़वातीन है वो नॉर्मली डेली का काम है उनका कि उन्होंने किचन में जाना है, डेली का काम है उन्होंने बच्चों को स्कूल लेने जाना है, तो बाहर भी जाना है, तो उनमें ये चीज़ आ जाती है कि वो डेली एक्सपोजर हो के स्किन सेंसिटिव है, रोज़ वो उस चीज़ से गुजर रही है, तो वो और ज़्यादा डैमेज में चली जाती है। फिर क्या होता है, अपनी स्किन को रिपेयर करने के लिए स्किन का एक अपना जो प्रोसेस है, जैसे आप देखें जितने ज़्यादा जहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं ब्लैक लोग होते हैं, जो काले होते हैं, जो या हमारे अफ्रीकन हैं या नहीं, जो मैं कह रही हूँ कि जो इथोपियन या इस तरह के, वहाँ पे आप देखें अफ्रीकन, वहाँ पे क्या है कि उधर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज्ड है, तो उनकी स्किन उसके मुताबिक एडजस्टेड है। सिमिलरली जब हमारे यहाँ रीजन में भी इस तरह की स्किन सेंसिटिव हो गई है, आपकी स्किन डैमेज हो गई है, तो जब आप सन के एक्सपोजर में जाते हो तो स्किन क्या करती है, मेलानोसाइट्स बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, मेलानोसाइट्स जब ज़्यादा होते हैं स्किन में तो वो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन के अंदर डार्कन कर देता है। ठीक हो गया। ठीक है, जब वो डार्कन हो जाती है स्किन तो फिर वो आपको उसके डिफरेंट पैचेस उन एरियाज में ज़्यादा महसूस होंगे जहाँ पे उस स्टीरॉयड क्रीम का डैमेज ज़्यादा है। अच्छा, आप हमारे नाजरीन को अब क्या मशवरा देंगी कि वो जो ऐड देख के कि इस क्रीम से जो है वो इतने दिनों में रंग गोरा हो जाता है, तो वो ऐसी क्रीमें ना ख़रीदें? देखिए, ऐसी जो भी चीज़ है, क्रीम तो एक चीज़ है, लेकिन अगर जैसे वेट लॉस के लिए भी डिफरेंट चीज़ें हैं, और क्या कहते हैं इस तरह मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि आप कहते हैं जी ये भी चीज़ इससे ट्रीट हो जाएगी, वो भी हो जाएगी, लेकिन इस तरह की जो भी चीज़ जो आपको कह रही है कि शर्तिया इतने दिनों में ये वो रिपेयर नहीं होता, और उसको बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो परमानेंटली आपके सेल्स को डैमेज कर लेता है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आपने प्रोडक्ट भी अगर आपने फेस पे अप्लाई करनी है ना, तो वो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर आपने बोले नहीं। देखिए, आपके अगर आप एक प्रोडक्ट लेते हैं, आजकल जितनी भी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं वो इतनी ज़्यादा चीप नहीं है, थोड़ी एक्सपेंसिव एंड पे होती हैं। तो अगर आप देखें एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कहा मेरी सहेली ने ये लगाया या मैंने ये लगाया, आप भी ये लगा लो, तो उससे क्या होता है कि एक तो आप उस प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हो और वो आपकी स्किन के मुताबिक नहीं है, तो वो पैसे आपके ज़ाया हो गए। तो आप उस चीज़ को अपनी स्किन के मुताबिक अगर ले लोगे तो वो आपके पैसे भी सेव हो जाएंगे और आपको उसके इफ़ेक्ट्स भी आएंगे, आपकी स्किन बेहतर भी होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। और हमने बहुत ज़्यादा ओवर जो है ना स्किन केयर नहीं करनी होती, और एसिड्स और ये जो सीरम्स जो हाई एसिडिक होते हैं उनको अपनी जल्द के ऊपर बगैर डॉक्टर के मशवरे के बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। जैसे हम देखते हैं ना कई, जिस तरह विटामिन सी सीरम है फॉर एग्जाम्पल, हर स्किन के लिए नहीं है। अब देखें, ये जिन लोगों को असरअंदाज हो रहे हैं जो कि अगर फॉरेन कंट्रीज़ में हैं या कहीं हैं, तो उन्होंने हो सकता है स्टीरॉयड अब्यूज़ ना किया हुआ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ओवर द काउंटर इतना स्टीरॉयड अवेलेबल है कि हर बंदे ने यहाँ पे तकरीबन 80 to 90% लोगों ने स्टीरॉयड किसी ना किसी फॉर्म में लगाया हुआ होता है। तो यानी आप कह रही हैं कि पहले जो मेडिकल प्रोफेशनल है, जो डॉक्टर है, उसके पास जाएं, चेकअप करवाएं और डॉक्टर के मशवरे से अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है तो तब करें। मैं बता रही हूँ कि जो अगर हम जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर स्टीरॉयड इंड्यूस्ड या स्टीरॉयड अब्यूज्ड स्किन के ऊपर कोई भी एसिडिक सीरम लगाते हैं तो वो स्किन को मज़ीद ज़्यादा डैमेज और बर्न कर देता है। और बहुत से केसेस इसके बाद भी आते हैं जो कि पोस्ट क्या कहते हैं स्किन केयर बर्न के साथ ठीक हो गया। अच्छा, अल्लाह ने इंसान को खूबसूरत बनाया, अब इसका इन्हिसार आप पर है कि आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं। तो अब वो लोग, यानी कि हमने अमूमन देखा है कि आम चीज़ होती है, लेकिन अगर आप उसको प्रेजेंट, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो वो चीज़ अच्छी उस बेहतर हो जाती है, आम सी चीज़ जो है वो ख़ास बन जाती है। तो अब स्किन के हवाले से वो अफराद जो ये चाह रहे हैं कि उनकी स्किन जो है वो शाइन करे, ग्लो करे, तो वो क्या करें, कौन सी चीज़ों का वो सबसे ज़्यादा ख्याल करें? यानी कि अगर उन्होंने कोई क्रीम का इस्तेमाल करना है, कोई प्रोडक्ट का यूज़ करना है, तो सबसे पहले वो क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करना है। ठीक है। अगर हमारी फिज़िकल हेल्थ अच्छी है तो हमारा फेस जो है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। अगर हमारी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जंक फूड खाना है, हमने सारा दिन जो है वो स्क्रीन्स को जो है वो ऑब्ज़र्व करना है, हमने जो है वो अपना क्या कहते हैं जंक फूड खाना है,
उसके अलावा हमने अपनी जो है वो कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं रखनी, उसके अलावा हमने कोई भी जो है वो क्या कहते हैं हेल्दी मेंटेनेंस नहीं है हमारे लाइफस्टाइल की, तो वो सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेंगी आपकी बॉडी के सिस्टम्स के ऊपर। ठीक है। अब बॉडी के सिस्टम जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, किसी का लिवर अगर ख़राब हो रहा है तो उसको एकदम से उसकी स्किन डल होना शुरू हो जाएगी, ऐसा लगेगा रंग जलना शुरू हो गया। कोई किसी के अगर किडनी का प्रॉब्लम होगा, उसकी बॉडी उतनी फ्लरिश्ड नहीं लगेगी। तो अब ये सारी चीज़ें लीड करी होती है कि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो एक दिन में नहीं आ रहा होता। हमारे बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो स्किन के ऊपर हार्मोन्स की वजह से, आपकी जो है वो क्या कहते हैं वेट रिलेटेड होते हैं, क्योंकि वेट से आपकी बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स रेज करते हैं, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस आ सकता है, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, कॉर्टिसोल के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो वो सारे प्रॉब्लम्स आपके वेट मैनेजमेंट के साथ आ रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप वो मेनटेन नहीं कर रहे तो आपकी उस चीज़ को कोई भी और चीज़ ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसका जो असर है वो आपकी स्किन पे भी पड़ेगा? बिल्कुल, इसका असर स्किन पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा, थोड़ा नहीं पड़ेगा। अगर हम ट्रीटमेंट्स भी करवा रहे हैं और अपनी फिजिकल हेल्थ को नहीं ठीक रख रहे तो हमारा उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमने फिजिकल हेल्थ अपनी ठीक रखनी है, स्क्रीन टाइम्स बेहतर करना है, अपना स्लीपिंग सर्केडियन जो रिदम है उसको इम्प्रूव करना है, आपने जो है वो स्ट्रेस एंजाइटी को थोड़ा मैनेज करना है। ठीक हो गया। ठीक है। और स्ट्रेस एंजाइटी कैसे मैनेज होता है कि अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो इन्हांस रखते हैं, जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल एक एंटी डिप्रेसेंट की गोली खाते हैं ना, तो वो 45 मिनट्स ऑफ वॉक के इक्वलेंट है। अच्छा, अभी आपने तस्करा किया कि ख़वातीन में जो हार्मोनल इम्बैलेंस है या PCOS जो है, ये स्किन पे कितना असर डालता है, और अगर ये स्किन पर असर डालता है तो इसका फिर इलाज क्या करें? अच्छा, इसका जो है ना PCOS के रिलेटेड मेरे पास इतने ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि जब बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपकी ओवरीज़ के अंदर छोटी छोटी सिस्ट्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके हार्मोन्स आपकी ओवरीज़ ने प्रोड्यूस करने हैं वो प्रॉपर्ली रिलीज़ नहीं कर पाती। बॉडी में उन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, या समटाइम कुछ हार्मोन्स की कमी हो जाती है और कुछ की बहुत ज़्यादती हो जाती है। जो आपकी बॉडी में नहीं होने चाहिए वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, और जो आपकी बॉडी में होने चाहिए वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से लड़कियों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इवन लड़कियों को नहीं, मर्दों में भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर ख़वातीन की बात की जाए तो उनके अंदर जैसे बॉडी के ऊपर बाल निकलना, फेस के ऊपर जो है वो बाल निकलना, आपके हेयर फॉल होना, आपके एक्नी होना, अर्ली एजिंग होना, आपके जो हैं वो क्या कहते हैं स्पोर्स की इनलार्जमेंट होना, ये सारी चीज़ें रिलेट कर रही हैं हार्मोनल इम्बैलेंस से। अब ये जब सिम्टम है ना आपके शम्स उस वक्त आएंगे जब आपके टेस्ट रिपोर्ट्स में ये सिम्टम बाद में आएंगे, लेकिन पहले आपके फेस से पता लगना शुरू हो जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी है। उस वक्त इमीडिएटली आपको शायद वो रिपोर्ट्स में भी ना चीज़ आए, ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी केयर नहीं करते वो फिर प्रोग्रेस करके आपको रिपोर्ट्स के अंदर विजिबल होती है। और मेल्स के अंदर अगर हम देखें तो जिस तरह जो पैटर्न बाल्डनेस है, यानी जो गंजपन है वो, और एक्नी, ये भी हार्मोन से रिलेटेड होते हैं। हार्मोन्स का बेसिकली सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर है, एक तो वो ये है कि आप अगर ओवरवेट होते हैं तो आपको उस चीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। द रीज़न फॉर इट इज़ कि आपके जो क्या कहते हैं ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर फैट की जो है वो डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है। उससे वो ये होता है कि आपके जो हार्मोन्स निकल रहे हैं उनकी प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हो पाती और बॉडी में उनकी मिकदार जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक हो गया। और दूसरी रीज़न जो इसकी होती है वो ये होती है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस चीज़ इन दोनों में बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये जो चेहरे पे छाइयाँ बन जाना, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाना, चेहरे पे दाने निकल आना, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये हो सकता है? बिल्कुल, ये इसी की वजह से 80% होता है। और बाकी जो 30% ये होता है वो आपके स्टेरॉयड क्रीम्स के इस्तेमाल के बाद होता है। जब आप उन्हें छोड़ते हैं तो उनका ये साइड इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि उनका काम ये होता है कि वो सेल्स को ज़्यादा मल्टीप्लिकेशनरी बढ़ा रहे होते हैं आपकी स्किन के अंदर। तो वो जब ज़्यादा एकदम से उसकी ओवर एक्टिविटी की वजह से उसका स्किन का जो स्ट्रक्चर है वो उसी के डिपेंडेंट हो जाता है। तो जब आप छोड़ते हैं तो क्या होता है कि वही जो दूसरी सेल्स हैं वो ज़्यादा ओवर ग्रोथ करना, यानी वही बाल ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएंगे, दाने ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएंगे, मसाम ज़्यादा खुल जाएंगे, वहाँ पे मेलानिन ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो उसको छोड़ने के साइड इफ़ेक्ट्स में ये प्रॉब्लम्स होते हैं। और दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो रंग गोरा करने और स्किन को बेहतर करने का रुझान जो है वो इतना ज़्यादा है कि आप लोगों को जो मर्ज़ी कह लें वो बाज नहीं आते। उन्होंने कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स का इस्तेमाल तो करना ही करना है, क्रीमों का इस्तेमाल भी करना है और ट्रीटमेंट्स भी करवाने हैं। तो वो ऐसा क्या करें कि अगर वो चाह रहे हैं कि उनकी जो स्किन है वो थोड़ी शाइन करे, कि अगर स्किन पे जो है दाने निकल आए हैं ये भी ख़त्म हो जाए, छाइयाँ पड़
नहीं है तो ये भी ख़त्म हो जाए, तो वो इसका क्या तरीक़ाकार है, इसका इलाज कैसे करें आप? इसमें सबसे पहले हमने रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना है कि ठीक किस है। वजह से हो रहा है। देखिए, अब एक एक्नी है वो हार्मोन्स की वजह से हो रही है, एक एक्नी है वो आपको किसी प्रोडक्ट की रिएक्शन के नतीजे में हो रही है, एक एक्नी है जो आपको जो है वो स्ट्रेस की वजह से हो रही है। ठीक है, अब तीनों चीज़ें हैं एक्नी, लेकिन क्या है कि उनकी रूट कॉजेज़ डिफरेंट हैं। अगर हम वो रूट कॉजेज़ नहीं ट्रीट करते, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का हार्मोन्स का प्रॉब्लम है तो वो ऊपर एक्नी का जितना मर्जी इलाज करा ले, एक्नी वक्ती तौर पे ठीक हो जाएगी, दोबारा निकल आएगी। ठीक हो गया। अगर उसको स्ट्रेस रिलेटेड है और उसको बहुत ज़्यादा कोई अंडरलाइंग डिसऑर्डर है, जैसे कोई एंजाइटी या पैनिक अटैक्स के प्रॉब्लम है, अगर वो उस चीज़ को नहीं सेटल डाउन कर रहा तो डेफिनेट सी बात है कि एक्नी दोबारा निकल आएगी। तो सबसे पहले हमने रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जब हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके इफेक्ट्स भी अच्छे आते हैं और टाइम भी कम लगता है। एक और इसमें रीज़न है, देखिए जिस तरह अब मेरे पास पिगमेंटेशन के काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, तो पिगमेंटेशन जो है उसकी आजकल के दौर में एक बहुत बड़ी रीज़न आयरन की डेफिशिएंसी है। अच्छा। ठीक है, आपके चेहरे पे लगता है कि ग्लो नहीं आ रहा, आपको लगता है कि मेरा फेस जो है वो डल हो रहा है, आप कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं, कोई भी क्रीम लगाते हैं, वो फिर भी बेरौनक ही रहता है। उसके अलावा आपको लगता है कि मेरे जिस्म में थकावट हो रही है, जिस्म में दर्द हो रहा है, ये चीज़ें आपको फील होती हैं, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपकी आइज़ पेल होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये आयरन की डेफिशिएंसी के हैं। अब ये आजकल जितने पेशेंट प्रेजेंट करते हैं उनमें तकरीबन 60 to 70% में ये सिम्टम्स मौजूद होते हैं। ठीक है। अब अगर वो किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं लेकिन आयरन नहीं ठीक कर रहे, कि कोई बात नहीं डॉक्टर साहब आप ट्रीटमेंट कर दें, मैं उसको देख लूँगा, तो उसमें वो चीज़ कभी भी रिकवर नहीं करेगी, क्योंकि उसकी रूट कॉज जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी है। ठीक हो गया। रादर अगर वो ट्रीटमेंट ना भी करवाए और अपनी डेफिशिएंसी को क्लियर कर ले तो वो उसकी चीज़ ऑटोमेटिकली हीलिंग और रिपेयर में आ जाएगी, और उस चीज़ का जो है वो उसको बेनिफिट भी होगा, क्योंकि वो उसकी जिस्मानी जो कमज़ोरी है या जो उसकी जो है वो चीज़ अंडरलाइंग मिसिंग है उसको भी फुलफिल कर देगा और उसके प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व ठीक कर हो देगा। गया। अच्छा, आपकी अब तक की जितनी डिस्कशन है इसमें जो सबसे अहम पॉइंट आपने बार बार उठाया है कि अगर आपको स्किन के मसाइल हैं तो आपने कोई भी इलाज जो है वो खुद से नहीं करना, आपने सबसे पहले जो प्रोफेशनल है, एस्थेटिक फिजिशियन है या डर्माटोलॉजिस्ट है, आपने स्पेशलिस्ट से रब्ता करना है और उसके मुताबिक आपने अपनी ट्रीटमेंट करना है। बिल्कुल, उससे आप ना शम्स बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सेल्फ मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनको लीड करती है बहुत सारे डिसऑर्डर्स की तरफ। अगर वही वो डॉक्टर से मशवरा करते हैं तो डॉक्टर कभी भी उन चीज़ों को उसको सजेस्ट ना करे और जो उनसे आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस या डैमेज हैं वो उनके बच जाएं। ठीक हो गया। जो उसके डॉक्टर को चेक करवाना और डॉक्टर से इलाज करवाना ये सबसे अहम और ज़रूरी है, पहला काम यही है। बिल्कुल, और डॉक्टर्स को भी ये है कि जिस तरह हम अब ये है कि कोशिश ये करते हैं कि जो चीज़, जिस तरह मैं बता रही हूँ कि जो चीज़ अगर नेचुरली नहीं ठीक हो रही तो तब तक आपने उसको ट्रीट भी कर लेंगे तो इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब डॉक्टर आपको गाइड कर रहा है तो आपने उस चीज़ में ये कंसर्न उसका देखना है कि क्या वो आपके अंडरलाइंग प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है, क्या आपके जो मसला है उसकी तह तक जा रहा है। अगर वो नहीं जा रहा तो फिर आप अगेन टॉपिकल ट्रीटमेंट्स पे ही रह जाएंगे। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो अंडरलाइंग कॉज है उनसे पूछें कि ये किस वजह से हुआ है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम किस वजह से। इसमें यह है कि आप देखें ट्रीटमेंट्स या जो भी चीज़ें हैं वो वक्ती तौर पे या रिपेयर के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन हमने रूट कॉज हमेशा जो है वो आइडेंटिफाई करके उसको जब तक ट्रीट नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको, हेल्थ रिलेटेड कंसर्न को ट्रीट करें और फिर आप ट्रीटमेंट करवाएं ताकि वो आपका लॉन्ग लास्टिंग चले, और उसकी मेंटेनेंस का डॉक्टर से पूछें कि कैसे इसको हमने फर्दर मेंटेन करना है ताकि वो आगे आपको उसमें फ़ायदा हो। अच्छा, स्किन केयर के हवाले से जब भी स्किन की बात आती है तो इसमें घरेलू टोटकों का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या ये जो घरेलू टोटके होते हैं इनके कोई नुकसानात भी होते हैं? इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा एसिड बर्न्स को ये लीड करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए हम हर चीज़ को अनमेजर्ड कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि कितना इस्तेमाल करना है कितना नहीं करना। दूसरा ये कि जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं जिनमें जिस तरह एसिडिक कंटेंट ज़्यादा है, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल विनेगर इस्तेमाल कर रहे हैं, बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं, नींबू इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको लग रही होती हैं कि ये तो नेचुरल है, लेकिन देखिए इनका पीएच स्किन के पीएच से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है।
स्किन का पीएच अगर 5.5 है और लेमन का 2 है तो ये ऐसा ही है कि जैसे आपने अपने फेस के ऊपर एसिड लगा लिया है। वक्ती तौर पे जाहिर सी बात है एसिड से क्लीन करने से आपको एक चीज़ सरफेस जो है वो साफ़ फील होती है, लेकिन उसकी करोजन जल्दी हो जाती है, उसकी जो डैमेज है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो वही इफेक्ट्स ये भी देते हैं जो कि स्टीरॉयड क्रीम्स देती है। स्टीरॉयड क्रीम्स थोड़े एक्सेलरेटेड देती हैं, ये थोड़े कम देते हैं, लेकिन ये कि इनके भी इफेक्ट्स वही होते हैं क्योंकि ये स्किन को लीड करती हैं सेंसिटिविटी की तरफ और डैमेज की तरफ। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ जो है, एक और बात जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम है कि धूप से जो है वो रंग सांवला हो जाता है। अब क्या धूप से रंग सांवला होता है, ये मिथ है या हकीकत है? ये बिल्कुल हकीकत है। धूप जो है डेफिनेट सी बात है क्योंकि अब जो हमारा इन्वायरमेंट है इतना क्लीन नहीं है। यानी धूप से रंग सांवला हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और उसके अंदर ये कि उसकी एक रीज़न ये है कि हमारा जो पानी का इंटेक, डिहाइड्रेशन बहुत होती है बॉडी में, कम होता है पानी का इंटेक, उसकी वजह से। दूसरा, हम कैफ़ीन, कॉफ़ी, ये चीज़ें पीते हैं जिससे हमारा जो रहा सहा पानी हमने पिया होता है वो भी बॉडी से डिहाइड्रेट हो जाता है क्योंकि उनको मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। बॉडी अपनी एनर्जी उनको मेटाबोलाइज करने में, आपके सेल्स को एनर्जी देने में ज़्यादा यूज़ करती है। तो अगर आप एक कप चाय पी रहे हैं तो आपने उसकी रिप्लेसमेंट में 4 ग्लास पानी लाजमी पीना है। अच्छा। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है और आप सन के एक्सपोजर में जा रहे हैं तो ड्राई और क्या कहते हैं डिहाइड्रेटेड जो सरफेस होती है उसके ऊपर यूवी रेज ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। ठीक हो गया। तो एक तो हमने हाइड्रेशन को ठीक रखना है और दूसरा हमने सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है, सन ब्लॉक का लाजमी इस्तेमाल करना है। और सन ब्लॉक भी हर स्किन के मुताबिक डिफरेंट होता है, ठीक है। ठीक हो गया। अब इसमें ये नहीं है कि अगर किसी की स्किन स्मूथ है तो वो क्रीमी सनस्क्रीन यूज़ कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये नहीं है कि जिसकी पोरस स्किन है वो भी क्रीमी यूज़ करे। जिसकी पोरस स्किन होगी, जिसके स्किन में पोर्स होंगे, उनके लिए ज़रूरी है कि वो जेल बेस्ड सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि उनकी स्किन के अंदर वो क्रीम या ऑयल और ज़्यादा एक्नी ना कॉज करे। अब आप देखें कि कितनी अजीब बात है कि अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो समटाइम उससे भी एक्नी हो जाती है। अच्छा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अगर पोरस स्किन पे क्रीम वाली सनस्क्रीन लगा रहे हैं जो क्रीम बेस्ड है तो डेफिनेटली वो एक्नी करेगी। तो पोरस स्किन के लिए हमें जो है वो जेल्स बेस्ड सनस्क्रीन रिक्वायर्ड होती है और जो स्मूथ स्किन होती है, नॉर्मल स्किन होती है, उस पर हम यूज़ कर सकते हैं क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन। ठीक हो गया। अच्छा, एक और रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि चेहरे पर जो बुढ़ापे का फाइनली जैसे उम्र ढलती है तो चेहरे पर असर पड़ता है कि आपकी उम्र जो है वो ज़्यादा आ रही है। तो ऐसा कोई तरीका अब तक है कि जिससे चेहरे पर जो बुढ़ापे के जो असरात हैं उनको रोका जा सकता है? उसके लिए हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि जब आपकी बॉडी जो है वो पूरा ब्लड रश कर रही है तो हर सेल ऑक्सीजनेट हो रहा है। जब हर सेल ऑक्सीजनेट होगा तो क्या होगा कि एजिंग कम होगी क्योंकि उसकी फ्लो की वजह से आपका जो हर मसल है उसको जो है वो ऑक्सीजनेशन मिल रही है तो वो रिफ्रेश रहेगा, रीजनरेट करेगा। ठीक है, एक तो हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। जिन लोगों में भी आप देखेंगे कि जो एक्सरसाइज करते हैं उनको एजिंग डिलेड होती है। दूसरा ये चीज़ कि हमें अपनी स्किन को बेसिकली सिर्फ एक पानी या हाइड्रेशन से नहीं हाइड्रेटेड रखना या मॉइस्चराइज रखना। जो स्किन सेल है वो भी उसी में नशोनुमा पाता है कि जब आपका कंटेंट ऑफ योर स्किन जो है वो मॉइस्चर्ड है। ठीक है, तो आपने जिस तरह गर्मी है या सर्दी, जिस तरह आप गर्मी आ गई है तो लोगों को लगता है पसीना आ रहा है तो पसीने से हमें मॉइस्चराइज़र की इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखें, आप पसीना आ रहा है तो मॉइस्चर लूज़ भी तो हो रहा है ना, अगेन हमें उसको रिवर्स बैक भी तो करना है क्योंकि बॉडी निकाल भी रही है हाइड्रेशन। तो सर्दी और गर्मी दोनों में मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। मॉइस्चराइज़र अगर आप खाली अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं और सनस्क्रीन, तो आपकी जो एज है वो अगर मतलब तकरीबन 3 to 4 ईयर्स रिवर्स बैक हो सकती है अगर आप इसको अपने कांस्टेंट यूज़ में रखते हैं। अगर आप यही दो चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल कर लें स्किन केयर की तो आपकी स्किन पे इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं होती। ठीक हो गया। ठीक है, और जो तीसरी बात है वो ये है कि जो मल्टीपल हार्श केमिकल्स का हम इस्तेमाल करते हैं एंटी एजिंग के लिए भी, ठीक है, जैसे अब आजकल बहुत ज़्यादा रेटिनोल का ट्रेंड आया हुआ है। रेटिनोल भी एक क्योंकि एसिड है, ठीक है, और इसमें भी ये है कि इसकी ख़ास जो है वो तरीका होता है इस्तेमाल करने का। बहुत से लोगों की इसकी अवेयरनेस नहीं होती कि इस चीज़ को अप्लाई कैसे करना है। जब आप अनअवेयर्डली उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हो तो वो आपकी स्किन को डैमेज कर रहा है। रादर देन हम कर रहे हैं उसको जवान होने के लिए, वो आपकी स्किन को और ज़्यादा जो है वो पील ऑफ कर रहा है, आपकी स्किन को जो है वो बर्न कर रहा है।
तो हर चीज़ का एक तो प्रॉपर वे जब हमें पता हो कि इस्तेमाल करने का तरीका क्या है उस तरह इस्तेमाल करें, और दूसरा ये कि एक्स्ट्रा एक्सेसिव एसिड्स को मुंह पे बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक हो गया। नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें अपनी, यानी कि फॉर एग्जांपल अपनी डाइट ठीक रखें, फिज़िकल एक्टिविटी रखें, अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, सनस्क्रीन अप्लाई करें। इन चीज़ों से भी आपकी एज जो है वो प्रिवेंट हो सकती है अगर आप सिर्फ बेसिक केयर करें। अच्छा, मैं ये इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग अपने रंग और जिल्द को लेके बहुत ज़्यादा हसास हैं, तो वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हर फर्द को लाजमी जिनका ख्याल रखना चाहिए। एक तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ठीक है। सेल्फ जो ट्रायल बेस्ड क्रीम्स हैं उनका इस्तेमाल ना करें, ठीक है। सिर्फ नॉर्मल स्किन केयर अपनी आप इस्तेमाल करें, जिसमें माइल्ड आपको जो है वो फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें ज़्यादा एसिडिक कंटेंट ना हो, हाइड्रोनिक एसिड बेस्ड या ग्लिसरीन बेस्ड इस तरह के जो हैं वो फेस वॉश का इस्तेमाल करें। और अगर किसी के एक्नी है तो उसको चाहिए कि वो अपने सिलिसिलिक एसिड बेस्ड जो है वो फेस वॉश का इस्तेमाल करें। दूसरा ये कि आपने एक मॉइस्चराइज़र अपना नॉर्मल रखना है जो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखे इन बोथ वेदर्स। अगर हम समर में देखेंगे तो जेल बेस्ड हम मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करेंगे, और विंटर्स में देखेंगे तो क्रीमी मॉइस्चराइज़र जो कि डेंसर आपकी स्किन को मॉइस्चर का कंटेंट दे। और सनस्क्रीन का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करना चाहिए ताकि आपकी स्किन जो है वो प्रोटेक्शन में रहे। और ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है जो बाहर जा रहे हैं, अगर आप ख़वातीन हैं और चूल्हे के आगे काम कर रही हैं तो आपके लिए कि बाहर जाने वाले बंदे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सनस्क्रीन जो है वो चूल्हे के आगे काम करते हुए लाजमी लगाएं, क्योंकि वो आपको हीट से प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। उसके अलावा आपने फ़िज़िकल हेल्थ का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप अपना जो है वो एक्सरसाइज करें, आपको वॉक लाजमी करनी चाहिए 30 to 45 मिनट्स। वो आपको जो है वो हार्मोन्स में भी इम्बैलेंस को क्रिएट होने से रोकती है और आपकी हेल्थ को भी प्रमोट करती है, ठीक है। हाइड्रेशन का कंटेंट हमने अपनी बॉडी में ये है कि अच्छा रखना है, पानी जितना ज़्यादा पी सकते हैं उसको इम्प्रूव करें हाइड्रेशन को। और हाइड्रेशन को इम्प्रूव करने के साथ कैफ़ीन का जो है इनटेक कम करना चाहिए। कैफ़ीन हमारे सेल्स को डीनेचर करता है, एक्सेसिवली हमें एनर्जी ज़रूर देता है कि हमें फ़ील होता है कि थकन नहीं फ़ील हो रही है, हमें बहुत ज़्यादा काम करने की एनर्जी देता है, लेकिन वो आपकी बॉडी से वो ही सारे कंटेंट रिमूव भी कर रहा है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी है। तो कैफ़ीन का इंटेक थोड़ा कम करना चाहिए हमें। और इसके अलावा स्लीप साइकिल अपना बेहतर करना चाहिए कि अपना अगर आपका स्लीप साइकिल इम्प्रूव्ड होगा तो आपका सर्केडियन रिदम जो है वो अच्छा रहेगा और आपकी ये कि बॉडी हील और रिपेयर के अंदर जाएगी। जितना ज़्यादा वो अच्छे टाइम के अंदर, यानी हमारी जो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक स्लीप होती है वो डीप स्लीप होती है, और वो उसकी जो हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं दैन अनडिस्टर्ब्ड स्लीप। तो उसको हमने एक तो बेहतर करना है, और हमने अपना स्क्रीन टाइम कम करना है। स्क्रीन टाइम एंजाइटी करता है और डिप्रेशन करता है। ऑल्सो आपकी जो है वो सेलुलर लेवल पे आपको जो रिपेयर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि उसकी वजह से आप लेट नाइट्स में मतलब ये कि ज़ाहिर टाइम गुजर जाता है, बहुत ज़्यादा पता नहीं लगता, तो उसकी वजह से आपका जो स्लीप साइकिल है वो बहुत डिस्टर्ब होता है। तो अगर स्क्रीन टाइम भी कम होगा तो वो भी आपकी हेल्थ और आपकी स्किन को इम्प्रूव करे। डॉक्टर मानूर रियाज साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वो नाजरीन जो ये जानना चाह रहे थे कि वो ऐसा क्या करें जिससे उनकी जो जिल्द है वो अच्छी रहे, वो खूबसूरत नज़र आए और उनका रंग जो उनकी जो जिल्द है वो शाइन करे, तो उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।